क्या मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोल सकती हूँ? अच्छा ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म्स है जो मुझे नहीं आता है, बांग्ला में भी नहीं आता है, हिंदी में भी नहीं आता है, सीखे नहीं है, कोई सिखाया नहीं है। इतना शुद्ध हिंदी सुन के अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है कि मेरी हिंदी ख़राब नहीं है पर शुद्ध नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तो मेरा प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना, मैं साइंटिस्ट की तरह ही ट्रेंड हुई हूँ टू बिकम अ साइंटिस्ट, और कभी पढ़ाना नहीं चाहती थी। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है पर मैं सिर्फ चाहती थी कि अपने लैब में बैठी रहूँ एक कोने में और रिसर्च करूँ। और प्रेसिडेंसी में आई, हर टाइम डर लगता है, यू नो, लाइक जब भी क्लास के अंदर जाती हूँ तो मुझे हमेशा डर लगता है कि क्या होगा, बट धीरे धीरे अच्छा लगता है आजकल बोलना। तो यहाँ पे आने के बाद जो समझी कि जब ये ब्रेन के ऊपर काम करना शुरू की खुद, पहले तो कोई और बोल देता था, उनके आइडियाज़ होते थे, मैं एग्जीक्यूट करती थी। जब खुद सोचने लगी तो दिखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें किसी को नहीं पता और हमारे बच्चों को नहीं पता, नेक्स्ट जनरेशन्स को नहीं पता है। तो वही प्रॉब्लम्स को बताना पड़ेगा, सोसाइटी को समझाना पड़ेगा। तो मैं ये मौका नहीं छोड़ती, कहीं भी मुझे ये मौका मिले कुछ बोलने के लिए कि कैसे ये मैसेज स्प्रेड करना। तो जैसे हम लोग साइंटिस्ट लैब में काम करते हैं पर आप लोगों को पता ही नहीं कि क्या करते हैं, कुछ करते होंगे पर क्या करते हैं ये पता नहीं है। और जैसे हम लोगों को भी कुछ पता नहीं कि सोसाइटी कैसे सफ़र कर रही है, लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द सोसाइटी इज़ फेसिंग। तो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी वांट टू डू, लाइक ब्रिज द गैप बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी। दैट इज़ वन ऑफ माई अदर एम्स। और प्रेसिडेंसी के बच्चे हैं सब मेरे, जो कुछ दूसरे डिपार्टमेंट से भी कभी कभी आए हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कहीं इधर उधर जाके थोड़ा मैसेज स्प्रेड करना, हम लोग भी सीखते हैं उससे। तो आज यही कोशिश में मैंने हाँ बोला है कि आके मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि आप लोगों को समझाऊँ, एक स्टोरी बताऊँ और कुछ आइडियाज़ दूँ कि हम लोग करते क्या हैं लैब में। तो छोटे छोटे बहुत मैंने अच्छे से मतलब उतना प्रिपेयर नहीं किया है, तो जैसे आता है वैसे ही मैं बोलती जाऊँगी। अगर आप लोगों को कोई मुश्किल हो कि कैसे कुछ प्रॉब्लम हो समझने में, कुछ है, सब आंसर्स हैं नहीं पर जो नहीं है वो ज़रूर मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बाद में बताने के लिए। पर अगर कहीं भी आपको लगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि कहाँ आप समझ रहे हैं कहाँ नहीं समझ रहे हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ओके। सो बहुत आगे निकल गया है, इतना जल्दी इतना आगे नहीं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आई रिसेंटली लॉस्ट अ आंट टू दिस डिजीज़ कॉल्ड अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में आप लोग सबने सुना होगा, सबने सुना है? अच्छा, तो सुनते हैं कि अल्जाइमर्स होता है, पर क्या होता है नहीं होता है, जब तक खुद के कुछ करीब के लोग जब तक सफ़र नहीं करते हम लोग कुछ चीज़ें समझते नहीं हैं। तो यही है कि मैंने आंखों के सामने अपनी बहुत एक प्यार मतलब बहुत फेवरेट आंट को देखा है, एंड शी पास्ड अवे लास्ट मंथ। एंड जो मैं पढ़ाती हूँ, सबसे बड़ी बात है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं कोशिश कर रही हूँ लोगों को बोलना, वो बहुत टफ़ है। आसपास के लोगों के लिए भी, ये डिज़ीज़ के लिए स्पेशली बहुत टफ़ है। तो वही कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ कि क्या होता है अल्जाइमर्स, क्या होता है मेमोरी चले जाना, जो हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मल है, अरे ये तो बूढ़े हो गए हैं, अब इनका मेमोरी जाए ना जाए क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम लोग भी बूढ़े होंगे और ज़रूर होंगे, और अल्जाइमर्स का रिस्क हमारा उतना ही बढ़ेगा क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन ज़िंदा रह रहे हैं, पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो वही थोड़ा सा कुछ चीज़ें आई विल डिस्कस विद यू, सो लेट्स सी व्हाट वी डू। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक महिला से जो मुझे हंसी भी आ रही कि मैं हिंदी में से बोल रही हूँ। सो उनका नाम था ऑगस्टे डीटर। तो उनको 1901 में एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था फ्रैंकफर्ट में, और उनका प्रॉब्लम था कि मेंटल डिलीरियम। अब मेंटल डिलीरियम कैसे, ये कुछ क्वेश्चन और आंसर्स हैं यहाँ पे, कि उनको समझ में नहीं आ रहा था। शी वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड कि क्या हो रहा है उनके आसपास। उनका नाम पूछो तो बोलती है अगस्टे, उनके फैमिली का नाम पूछो वो भी बोलती है अगस्टे, अपने हस्बैंड का नाम भूल जाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है। तो सेंस ऑफ अवेयरनेस जो हम लोग का है, हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम जानते हैं कि हमको घर कहाँ जाना है, हम जानते हैं कि हमको रोज़ कहाँ आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही इम्पॉर्टेंट कि जब चला जाता है धीरे धीरे तब समझ में आती है, और पहले खुद को समझ में आती है, उसके बाद खुद को नहीं समझ में आती, आसपास वालों को समझ में आती है कि क्या होता है। तो अगस्टे का ये हाल था, और उनको ट्रीट कर रहे थे एक डॉक्टर जिनका नाम था एलॉय अल्जाइमर्स। हाँ, तो उन्होंने कोशिश की, उनको समझ नहीं आई कि व्हाट इज़ दिस डिजीज़, कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनका देखभाल किया पर उनको बचा नहीं पाए। तो 1906 में अगस्टे का डेथ हो गया। उनका डेथ होने के बाद उन्होंने क्या किया, ऑटोप्सी पता है ना,
हम लोग स्टोरी बुक्स में भी पढ़ते हैं वगैरह, उनका ब्रेन को लेके उन्होंने एक ऑटोप्सी किया। ऑटोप्सी मतलब कि खोल के देखना अंदर क्या हो रहा है। तो ब्रेन को जब उन्होंने खोला तब देखा कि उनमें से ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें दिख रहे हैं। हमारा ब्रेन ऐसे एक नॉर्मल ब्रेन जैसे अगर दिखते हैं ना, कहीं एक्सीडेंट हुआ तो ब्रेन निकला है तो कैसे दिखेगा, वह हम लोग देखे हैं। तो कुछ अजीब अजीब कुछ फिनोमिना दिखा वहाँ पे, कुछ टैंगल्स बोलते हैं इसको, हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में इसको टैंगल्स बोलते हैं। टैंगल्स आपको समझ में आएगी जैसे मैं बोलती जाऊँगी कि टैंगल्स क्या होता है। और ये जो चीज़ है ग्लोब जैसा, इसको प्लाक्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब होना, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं वो बाद में बता रही हूँ। तो ये उन्होंने देखा पर उनको समझ में नहीं आई तब कि क्या है। तो सबसे बड़ी पॉइंट है, अगर अगस्टे आज भी जिंदा होती, जो 150 साल ऑलमोस्ट फ्रॉम 1906, 150 ही होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा, आज भी उनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आज भी हम लोग अगस्टे को बचा नहीं पाते। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि इस डिज़ीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग वैक्सीन्स निकालें, वैक्सीन्स हम सभी वैक्सीनेटेड हैं, हम कैंसर के लिए क्योर ढूंढते हैं, पर अल्जाइमर्स के लिए इतना रिसर्च हुआ है, इनफ फंडिंग नहीं है, डेफिनेटली नॉट लाइक द अदर्स, पर फिर भी कुछ क्योर हम लोग निकाल नहीं पाए। तो हम लोग को जब कोई क्योर नहीं होता है तो कभी एक स्टेप जाके पूछना पड़ता है, बेसिक सवाल करने पड़ते कि एक्चुअली क्या हो रहा है उसके अंदर। तो हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम लोग बोलें कि एजेड पर्सनस के लिए हमारी सोसाइटी इज़ नॉट रेडी टू केयर फॉर देम। सबसे बड़ी बात, ये सोसाइटल प्रॉब्लम है, पर अभी हम लोग को करना पड़ेगा। आप लोग अगर आसपास में देखोगे, फिर भी यंग हो, हम लोग देखते हैं जो हमारे आसपास के कजन्स हैं वो लोग सब बाहर काम करते हैं एंड देयर पेरेंट्स आर स्टेइंग एट होम। सो इफ वन ऑफ द पर्सन, उनको अल्जाइमर्स जैसे बीमारी हो, जो दूसरे पर्सन है उनका क्या हाल सोचो। और ये इतना प्रॉब्लम है कि आप लोग सोचो, आज जब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ गई है, अभी 80 इयर्स जाना तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ भी हो, यू टेक देम टू द हॉस्पिटल, गेट आवरसेल्व्स ट्रीटेड। सो जो सबसे चिंता की बात है कि अभी दुनिया में 40 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड विद अल्जाइमर्स डिजीज़। और हम लोग यहाँ पे इंडिया में बैठ के साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि ये वेस्टर्न प्रॉब्लम है, बट नहीं। मैंने तो अभी एग्जाम्पल दिया आपको, मेरी एक फ्रेंड की पापा भी वही हाल था, उनकी वाइफ चली गई, उनके सामने कुछ फील नहीं हुआ, तो मेरे सामने 2 इंसान को मैंने देखा हुआ है अभी। तो इट्स नॉट एन वेस्टर्न प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी मच इंडियन प्रॉब्लम। एंड देन जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं लोग कि 2050 तक ये नंबर्स 150 मिलियन पीपल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हम इस रूम में जितने लोग हैं इनमें से बहुत जनों को अल्जाइमर्स हो सकता है। इट्स अ स्कैरी थॉट। क्या कर सकते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं, बेसिकली नथिंग। सो इट्स अ रियली, जिनके पास भी ब्रेन हो उनको ही अल्जाइमर्स हो सकती है। सो दैट इज़ द मोस्ट स्कैरी थॉट। एक तो है कि हम लोग का तो 2 कंपोनेंट है यहाँ पे, एक तो साइंटिस्ट होकर हम लोग को क्योर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, और 2 कंपोनेंट है कि सोसाइटी को अवेयर कर सकते हैं। ये हमें तुम्हें सबको हो सकती है, जिनको हुआ है उसको थोड़ा सा देखो। ओके, सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट दिस डिस्कशन। सो सबसे बड़ी बात है कि पीपल सोचते थे कि अरे एजिंग होगी तो अल्जाइमर्स होगी। ट्रू, बट थोड़ा सा मिथ है, सब एजेड लोगों को अल्जाइमर्स नहीं होती है। और ऑफकोर्स सेनाइल होना, याद नहीं रहना, भूल जाना, ये सब नॉर्मल लोग सोचते थे। बहुत पहले हम लोग ने देखा ऐसे लोग होते थे जिनको अलग एक रूम में छोड़ दिया जाता था कि वो तो पागल हो गई हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो अ मिथ। सो सबसे बड़ी बात है जो हम लोग को माइंड सेट चेंज करना होगा कि अल्जाइमर्स इज़ अ डिजीज़ लाइक एनी अदर डिजीज़ एंड वी हैव टू फाइंड अ क्योर फॉर इट। ओके, सो सबसे बड़ी बात, the main point is that Alzheimer's is not a normal part of aging. ऐसा नहीं है कि आपका उम्र बढ़ते जा रहा है मतलब आपका अल्जाइमर्स होगा। एज इज़ जस्ट अ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर होता है ना कि जो इम्यूनोसप्रेस्ड होगा उनका HIV होना, मतलब दे आर मोर प्रोन टू गेट HIV, राइट? दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। लो इम्यून सिस्टम पता है ना, जो हम लोग रोज फाइट करते हैं माइक्रोब से, तो उनका वो हिंदी नहीं आ रही, पर उसका चांसेस ऑफ गेटिंग HIV इज हायर। सिमिलरली aged person are more at risk, so it is a risk factor, but it is not the cause. Okay, so अभी modern plague है यही, the aging population, and it also not only creates this health burden, it also creates an economic burden because you have to take care of this aged population. पहले तो हम लोग सोचते थे कि बाहर, अब इंडिया में भी देखो कितने सारे लोग हैं जो above 80 हैं, and अल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ता है 65 years and older. So you can imagine 65 years old, 65 तो मुझे ही दिख रहा है, तो you know like it's not that far away for any of us.
एंड द इंडियन सिनेरियो ही, जहाँ आज से 200 साल पहले 20 years was a average life expectancy, 20 years. And you know the Derozio, we talk about the Derozio Hall, and he died because of this infectious disease and all these other illnesses at that time. अभी ये डिजीज़ हम लोग कम्बैट कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिसिन ने हम लोगों को वो उपाय दिया है कि वो डिजीज़ हम लोग कम्बैट करें. सो वी कैन कम्बैट दोज डिजीजेस. और उसके उल्टे में जो हुआ है कि ज़्यादा दिन जिंदा होने से कुछ अजीब तरह से डिजीज़ आ रहे हैं जो हम लोग को पता ही नहीं कि क्या करें उसको लेके, कैसे हम लोग डील करें इस डिजीज़ को लेके. ओके, सो हम लोग जब एक एजेड लोगों के बारे में सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे दिखेगा, यू नो, लाइक योर लुक्स चेंज, योर द वे यू वॉक, द वे पीपल लुक एट यू, एवरीथिंग चेंजेस. सो इट इज़ ऑल अपीयरेंसेस. जो हम लोग सोचते नहीं हैं वो है ये, हमारे अंदर कुछ और चेंजेस हो रहा है. तो ये जो 3 कलर्स है, बोलिए तो क्या कलर्स है? ग्रीन डिनोट्स स्प्रिंग, एंड द येलो डिनोट्स समर, एंड द ऑरेंज डिनोट्स ऑटम. ऑटम इज व्हेन द लीव्स आर फॉलिंग. सो लीव्स हियर डिनोट स्पेसिफिक सेल्स. सेल्स पता है ना हम लोगों को, हमारे बॉडी, हम लोग जो भी हैं सेल्स, इट्स ऑल आवर सेल्स. तो ब्रेन में भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स है, उनके झड़ जाना, और ये सेल्स नए तरह से तैयार नहीं होते. जैसे ऑटम के बाद फिर से स्प्रिंग आती है, ये हमारे ब्रेन में नहीं होता है. कुछ स्पेसिफिक जगह पे होती है, न्यूरोजेनेसिस बोलते हैं, पर यूजुअली नहीं होता. तो हम लोग वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दोज सेल्स. बहुत अच्छी तरह से रखना पड़ेगा. कैसे रखें हम लोगों को पता ही नहीं कैसे रखना पड़ेगा, पर साइंटिस्ट आर वर्किंग, पीपल आर वर्किंग कि कैसे रखें. पर अब जो है वो है. तो ये सेल्स लॉस होने से क्या होता है बेसिकली? तो हमारा ब्रेन ऐसे दिखता है, पर ऐसा ब्रेन सबका नहीं है. वी आर एक्चुअली लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ ब्रेन. बोलते हैं ना हम लोग इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं. इंटेलिजेंट क्यों है? ये आप लोग फोल्ड्स देख रहे हैं, ये जो फोल्ड्स है कैसे अजीब सा लग रहा है, पर ये फोल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक स्मूथ ब्रेन होता तो देखने में सुंदर लगता, पर स्मूथ ब्रेन होता तो मतलब बस हो गया, अभी आप लोग हंस भी नहीं पाते. हाँ, तो ये फोल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फोल्ड्स मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक बहुत छोटे से जगह पे रख पा रहे हो. जिनका प्लेन ब्रेन है उसका इन्फॉर्मेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक बर्ड्स एंड ऑल, यू नो. सो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ये जो आप फोल्ड्स देख रहे हो, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हो. और ऐसे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ बहुत सारे हैं. बताओ, आप लोग बता पाओगे ऐसे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ कौन है? सो देयर आर लाइक डॉल्फिन्स, देयर आर एलिफेंट्स हु हैव दीज ब्रेन फोल्ड्स. ओके, सो बेसिकली इट इज़ द कमांड सेंटर. आप कंप्यूटर में जब काम करोगे तो दैट इज़ द कमांड सेंटर. ओके, सो दिस इज़ लाइक अ, ये गलत कोरोलरी है एक्चुअली. पीपल डोंट लाइक दिस कंप्यूटर एंड ब्रेन थिंग, बट स्टिल वी डू इट. कमांड सेंटर है मतलब आई एम टचिंग समथिंग हॉट, आई एम मूविंग माई हैंड एंड माई ब्रेन इज टेलिंग मी टू डू दैट. You know, it's all in the brain. We talk about the heart and all, but it's all in the brain. You have to change your brain about everything in life. So this is the brain. You're laughing, it's the brain. Some people are chatting, it's in the brain. So you are forcing yourself to listen to me, it's in the brain. Everything is there. It's the command center. Because when a person dies, they can die, just like everything dies, everything stops, or the brain can stop. Okay, we can repair the heart attack हो तो we take them to the hospital, repair कर सकते. brain dead हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं. हाँ, and I have seen people, पता नहीं मैं की सब examples ही मेरे पास, and so the brain dead and then they don't respond. So the person doesn't exist if the brain is not there. That is my point, what I'm trying to say. Okay, so this is the command center. और हर जो ये आप देखें ये रैंडम नहीं है. ये जो फोल्ड्स आप देखें, देयर आर स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द ब्रेन जो कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं. ठीक है, कैसे? पेट स्कैनिंग आप लोग देखते हैं ना, बाहर होर्डिंग्स होता है कि ये हॉस्पिटल में पेट स्कैनिंग होता है, ये हॉस्पिटल में इतने साइजेस पेट्स. हमारे उतना पेट स्कैनिंग बोल के एक चीज़ होता है जहाँ पे आपको ब्रेन दिखे. तो जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरा एक रीजन ऑफ द ब्रेन इज लाइटिंग अप. ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग का एक रीजन ऑफ द ब्रेन लाइटिंग अप. आप लोग दुखी हो तो कहीं और लाइट अप, आप लोग खुश हो तो कहीं और लाइट अप. So all the different regions of the brain are being lighted up. That means delegation of work basically. अगर आपको सर्वाइव करना है, ब्रेन अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको जॉब डेलीगेट करना है. अगर मैं सोचूंगी कि मैं पढ़ाऊंगी, मैं रिसर्च करूंगी, मैं सब कुछ खुद करूंगी तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी. पर अगर मैं 10 बच्चे, जैसे यहाँ पे हैं कुछ बच्चे मेरे, उनको दे दूँ कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, काम ठीक से होना, टाइम पे होना आसान होगा. ऐसे ब्रेन भी वी कांट कॉम्प्रोमाइज़, राइट. हमको ठीक से काम करना है ना. जैसे बोलते हैं कि बहुत सारा काम हो गया, कुछ नहीं कर पा रहे. ब्रेन बहुत, बिकॉज वी आर मल्टीटास्किंग. सम पीपल कैन डू इट एफिशिएंटली, सम पीपल कांट, बट हम लोग ज़्यादा फोर्स नहीं. इसीलिए सब सेंटर अलग अलग हैं और प्रॉब्लम वहीं से भी स्टार्ट होती है. ओके, इसीलिए हम लोग स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें लॉस करते हैं. पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में आपने सुना है?
वो भी बहुत हाईली इंसिडेंट है जहाँ पे मोटर एबिलिटीज चले जाते हैं, लोग चल नहीं पाते यू नो, तो वो भी एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ द ब्रेन को अफेक्ट करता है। अल्जाइमर्स एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ द ब्रेन को अफेक्ट करता है, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। अब ब्रेन के अंदर क्या है, ब्रेन के अंदर है सेल्स, बहुत सारे एक्सेसरी सेल्स हैं, उनके बारे में मैं नहीं बोल रही, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बोल रही हूँ जिसका नाम है न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स करते क्या है, जो ये मैं यहाँ से हाथ उठा ले रही हूँ क्योंकि ये गर्म है, यहाँ ये कुछ गिरा हुआ है, मैं अपने पाँव को हटा दे रही हूँ, द रिस्पॉन्सेज, पर मेरे पाँव में, मेरे हाथ में कुछ गर्म हो रहा है और मेरा ब्रेन मुझे बोल रहा है हटा देने के लिए। कैसे करेंगे ये, करेंगे थ्रू दी सेल्स। आप लोग अगर देखेंगे एक चीज़ है ऐसे, उसको एक्सॉन्स बोलते हैं, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो दो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे मेरे कुछ नर्व्स हैं, हर जगह नहीं होती है, कुछ नर्व्स है जो एक इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही है मेरे ब्रेन पे, फिर ब्रेन वापस इन्फॉर्मेशन सेंड करे मेरे हाथ को कि हटा लो, अरे ये गर्म है। ये नर्व्स अगर डैमेज हो जाए, नर्व का डैमेज हो गया, मतलब हम लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा नर्व डैमेज हो गया, you know, it's a very common thing we hear every day, but it all has some scientific meaning. So nerve damage हो जाना मतलब कि it's failing to respond to anything. So I'm just giving you a specific example. न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि ये कनेक्शंस करते हैं। अब आपको वो पिक्चर देख के लगेगा कि ये जम्बल्ड अप क्या है, इट्स नॉट जम्बल्ड अप, एकदम स्पेसिफिक है। सो हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ ऐसे न्यूरॉन्स हैं, वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ऐसे कनेक्शंस करते हैं, और ऐसे कनेक्शंस करते हैं इसीलिए हम लोग जो हैं वो हैं। कोई पागल है, कोई पागल नहीं है, कोई एकदम शांत है, कोई बिल्कुल शांत नहीं है, यू नो, दिस इज व्हाट मेक्स अस एग्जैक्टली दीज कनेक्शंस, और ये कनेक्शंस वी कांट अफोर्ड टू लूज। सो दैट इज़ वाई एवोल्यूशनरी, जैसे हम लोग तैयार हुए, एवोल्यूशन अगर बिलीव करते हैं हम लोग, नहीं करते, सोचते हैं, एवोल्यूशनरी हमारा ब्रेन कितने अच्छे से प्रोटेक्टेड किया हुआ है। जैसे बोलते हैं ना, जो पागल लोग हैं जो स्कूटर चलाते हैं बिना हेलमेट के, उनको बोलते हैं कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करो, स्कल, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड ऑटोमेटिकली बाई आवर स्कल। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम लोग को कुछ नहीं होगा, कोई अगर आके मार दे देन यू डाई और समथिंग हैपन्स। और कैसे ये नर्व्स बोले ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। कनेक्शंस मतलब क्या, कि मेरा यहाँ पे जो हीट का सेंसेशन हो रहा है वो दूसरे न्यूरॉन को बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे, थ्रू कुछ मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स, जैसे इलेक्ट्रिक, जैसे ऐसे दिखता है। अब ये देखो, ये तो हम लोग अक्सर देखते हैं यहाँ पे आसपास में ऐसे जम्बल्ड अप वायर्स। ठीक है, अगर एक वायर को काट दो तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर रीजन का लाइट चला जाएगा। ऐसे ही होता है कुछ डिजीजेस के लिए, कुछ एरिया के लाइट वायर्स ऐसे कट जाते हैं। अब सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि कौन सा वायर रिकनेक्ट करना है और कौन सा वायर डिसकनेक्ट करना है। बेसिकली ऐसे, दिस इज द स्टोरी। तो हमारा जो ब्रेन, ब्रेन हम लोग को मतलब क्या देता है, मतलब व्हाट इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जो मैं आज हिंदी बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं बचपन से सीखी हूँ, कुछ लोग कभी नहीं सीखते हैं, बहुत फनी हिंदी बोलते हैं और कुछ लोग बहुत फनी बांग्ला भी बोलते हैं। सो लैंग्वेज और नहीं सीख पाएंगे। अभी अगर मुझे कोई नया लैंग्वेज सिखाने की जितनी भी कोशिश करे, मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी। हाँ, सो लैंग्वेज बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन। देन रीजनिंग, अगर मैं आपको कुछ बोलूँ आप लोग ना बोलें तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आप ना बोल रहे हैं, तो ये रीजनिंग एबिलिटी। फिर होता है कि अटेंशन, कुछ लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ का बिल्कुल नहीं है, बहुत इम्पेशेंट है। हाँ, मैं भी नहीं सुनती हूँ टॉक पूरा, सो डोंट थिंक, मैं भी बोर हो जाती हूँ, वेयर ऑफ हो जाती हूँ। सो इट्स नॉट, बट अटेंशन स्पैन जैसे मेरा बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं रहता। और एक है मेमोरी। अब मेमोरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेमोरी को हम लोग कभी कभी रिट्रीव करते हैं, ले आते हैं, पर हम लोग हमेशा अच्छे मेमोरीज ज़्यादा रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। हाँ, देन इट्स लिंक टू द हार्ट एंड ऑल दो स्टोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज। तो मेमोरीज मिट जाना कोई गलत बात नहीं है, और इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि हम हर चीज़ तो अपने बचपन के याद नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, कुछ अच्छे इंसिडेंट्स याद हैं। और अगर हम लोग सब कुछ याद रखते तो आप लोग सोचिए क्या होता, ज़िंदगी तो जीना ही मुश्किल हो जाता कि हर चीज़, वो फ्रेंड ने मुझे उस दिन डांटा था और ये बच्चे ने मुझे इस दिन ये बोला था, ये सोच के तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। पर मेरे उस फ्रेंड ने मेरे लिए वो खाना लाया था, ये मुझे हमेशा याद रहे। सो दैट इज़ व्हाट वी डू, दैट इज़ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। तो ये इसको बोलते हैं, ये जो चीज़ है व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी, इसको बोलते हैं कॉग्निशन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग एज होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा सारा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाता है, हमारे कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डिक्रीज़ होते हैं, जैसे मेमोरी, बट रीजनिंग बहुत सारे। और ये लोग मजाक में भी बोलते हैं कि देखो मेरे अंकल इतने एज हो गए उनके, पर अभी देखो कैसे रीजनिंग कर रहे हैं।
हम लोग बोलते हैं ना, ये नॉर्मली बोलते हैं, एंड एक्चुअली दैट डजंट रिड्यूस. व्हाट रिड्यूसेस इज समटाइम्स कि भूल जाता है, अरे चाबी यहाँ पे रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसे छोटे छोटे चीज़. सो दैट इज नॉर्मल. What is not normal is when you ask that uncle to go to the market and he is unable to return home. That is when the problem begins. वहीं से problem शुरू. ठीक है? So that is when the Alzheimer's disease comes in. So ये जो connections की बात बोले हैं, so Alzheimer's disease is all about those broken connections. जो connections की बात हम लोग बोले, connections broken and the fading memories. ऐसा लगता है कि किसी ने रबड़ लिया है और धीरे धीरे आपके सब memories को मिटा दे रहे हैं. And that is what happens. You start off with forgetting little things, bits and pieces, and then you actually forget your own children. Because बोलते हैं ना, a mother cannot forget their child, but they do when such a disease affects them. So that is the saddest part of the story. So जैसे बोला कि it is an irreversible, ये अभी तक कोई cure नहीं है, and it is not a normal part of aging. So the grandmother part comes from here, that people who are older, 65 years or older, and they get this disease, and ये सब कुछ symptoms आते हैं. I have seen some of them that I've seen, including sleeplessness. रात they don't sleep. I have seen the aggression part. So they are in between. आपको अगर कहीं और छोड़ दें, how alien you feel. आपको कुछ नहीं पता होता है, and then sometimes if you cannot cope with that place, आप गुस्सा हो जाते हैं. तो इन लोगों का सोचिए वही हाल है. इनको कुछ चीज़ें याद हैं और कुछ नहीं है. So they get very angry, they get very aggressive at a middle stage of this disease. And then of course depression, hallucinations and all those things happen which we can probably never understand. तो अगर हम लोग बोलें कि Alzheimer's is a normal part of aging, तो ये ब्रेन तो वो नहीं बोल रहे हैं. तो जैसे आप बाएं तरफ देख रहे हैं, मतलब आप लोग का बाएं तरफ ही होगा, बाएं तरफ देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल ब्रेन जैसे एक नॉर्मल साइज़ है. जैसे आप देखिए इधर, ये सब एकदम पोस्टमार्टम ब्रेन है, मतलब फ्रॉम 2 Alzheimer's पेशेंट्स. उन लोग के देखिए ब्रेन में holes and sinks and lot of these things, and it's shrunk क्यों? वो जो cells मैंने बोला वो they are dying off. Okay, so they are shrinking. So that is the difference between these two different kinds of cells. So ये है different stages कि प्री क्लिनिकल होता है, फिर माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, थोड़ा थोड़ा करके मिट जाता है, उसके बाद डिमेंशिया होता है. डिमेंशिया शायद आप लोग ने सुना होगा, डिमेंशिया इज कंप्लीट मेमोरी लॉस. सो ये माइल्ड फॉरगेटफुलनेस के टाइम से फैमिली मेम्बर्स थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं कि क्या हो रहा है. द प्रॉब्लम इज आप कुछ नहीं कर सकते. वहीं पे हमारा सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. सो सबसे बड़ी चिंता इन लोगों की है जो है केयर गिवर्स. हाँ, वो क्या करेंगे अगर अपने नियर एंड डियर वन, सबसे ज़्यादा प्यार जिससे आप करते हो, उनको अगर अल्जाइमर्स हो, तो व्हाट डू यू डू? You just have to follow this. You have to stay calm. You have to not get hurt because they can be very aggressive, and so you may feel hurt, you may feel crying, and then you slowly see them forgetting you. So these are the worst things that can happen to a caregiver. Now caregiver मतलब क्या? जो केयर देते हैं. अब केयर कौन देगा? केयर है, caregivers है ये लोग, husband or wife, children, grandchildren, you know, all these family members, the relatives, the neighbors, everyone is sort of caregiver. So इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, because they don't know how to deal. और सबसे बड़ी बात है, आज भी लोग बोल नहीं पा रहे. They try to hide the fact. So this is one of the major societal problem that is happening, that they are not ready to even speak out. Yes, my family member has this. It's a disease and the cure is not known. There's nothing. हमारे जब भी brain से कुछ related होता है ना, we try to suppress it, we try to hide it, we try not to go to the doctor. So that is not good. Early treatment, early intervention, जितने जल्दी हो सके उतना ही अच्छा. कुछ तो हो सकता है, एटलीस्ट डिले तो कर सकते हैं, यू नो. बट वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट और हाइड करें कि अरे ब्रेन का कुछ हुआ है, पागल समझेंगे, तब प्रॉब्लम है. सो केयर गिवर को ये थोड़ा सा हल्का डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर ये लेना बहुत ज़रूरी है. तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैं अभी बोली कि साइंस एंड सोसाइटी एंड ऑल दिस स्टफ, यू नो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं. हम लोगों को तो कुछ काम है साइंटिस्ट, तो पूरा नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं. तो हम लोग ह्यूमन तो पकड़ के उनका ब्रेन निकाल के हम लोग काम नहीं कर सकते, है ना. कैसे कोई अपना ब्रेन देगा इवन और ब्रेन देगा भी तो उसको अंदर फिर से जैसे कर नहीं सकते, वैसे होगा नहीं. तो हम लोग को क्या करना, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ, पहले जो हर एक ट्रीटमेंट की बेसिक है, जो हम लोग दवा की कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो आप लोग को दवा बेचेगी, उनका एक बिजनेस हेड है.
सो एक ही दवा दूसरा कुछ ये वो नाम दे के वो लोग हाई प्राइसेस में बेचेंगे, वो करेंगे। पर दवा बनाने के लिए, कोई ड्रग बनाने के लिए आप लोगों को तो जानना पड़ेगा कि अंदर क्या हो रहा है, तभी ना हम लोग उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो वो जानने का काम करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि अल्जाइमर्स का कोई क्योर नहीं है, तो क्या करें, बैठे रहें? जब प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी, जब बोल रहे हैं कि जो मुझे भी हो सकती है, आई कांट सिट इवन फॉर सेल्फिश रीजंस, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट। तो we try to do something in the lab and we can't work with our brains. There are different model systems. अब model systems 100% human को mimic नहीं कर सकते, पर it can go closer. तो क्या होता है, जो जैसे कैसे bench to bedside एक चीज़ होता है, bench मतलब laboratory bench, हर tables में जहाँ पे बच्चे काम करते हैं, और bedside मतलब मैं patient को वो दवा दे रही हूँ। ये bench to bedside का बहुत सारे process है, तो थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि मैंने सोचा कि ये प्रोटीन कुछ एक ये कैंडिडेट है, इससे अच्छा ड्रग बनेगा। कैसे? मैंने 2-3 तरह से टेस्ट किया। चूहा लिया, जो आप लोग के घर में जो चूहे दिखते हैं वो नहीं, ये एकदम अलग से चूहे हैं जो एकदम एक ही जैसे जेनेटिक मेकअप है। क्यों मैं बोल रही हूँ, जो चीज़ आप पे अच्छा काम करेगा वो शायद उन पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। इसीलिए अगर मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ, मैं ये जेनेटिक कंपोनेंट को ला नहीं सकती, राइट। तो इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, मुझे एक जैसे माउसेस लेने पड़ेंगे, माइस। इस माइस में मैंने देखा कि इनको अल्जाइमर्स इंड्यूस किया, मेमोरी लॉस किसी हाल की है, एंड फिर वी ट्राई दिस ड्रग्स, हो गया एंड इट्स वर्क्स, कि देखा जाता है कि सिम्टम्स रिवर्स हो रहे हैं। दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको पेशेंट को देना पड़ेगा। माउस में जो काम कर रहा है वो पेशेंट में कैसे डायरेक्टली दे दे? मैक्स ये टॉक्सिक हो सकता है, वो मर सकते हैं और काम नहीं भी कर सकता है। तो और बहुत सारा पैसा है, हम लोग, मैं जितना इजीली बोल रही हूँ, इट्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो लोग करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, कुछ लोगों का कंसेंट लेते हैं, एक ग्रुप करते हैं, फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल, वहाँ पे हुआ तो फेज़ 2 में जाते हैं, वहाँ पे हुआ तो फेज़ 3 में जाते हैं। फेज़ 3 में सक्सेसफुल हुआ, देन इट कैन गो टू द ड्रग कंपनी फॉर मेकिंग द ड्रग्स। सो सी इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, हेंस अगेन इट्स डेलीगेशन ऑफ जॉब्स। सो कुछ बेसिक साइंटिस्ट है जो वो काम करते हैं, जो क्लिनिकल साइंटिस्ट है जो वो टेस्ट करते हैं पेशेंट्स पे, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो साइंटिस्ट है वो लोग नए नए ड्रग्स बनाते हैं। सो ऑल डेलीगेशन ऑफ जॉब्स, आपको जो इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं। तो मैं बेसिक साइंटिस्ट हूँ, मैं लैब में बैठ के कोशिश करती हूँ कि कुछ क्या रीज़न हो सकता है। मैं कुछ और लोगों और चीज़ों पे काम करती हूँ। तो एक मॉडल सिस्टम है जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिला, और मेरे फ्रेंड्स आए थे मेरे लैब में, हिंदी स्पीकिंग फ्रेंड्स, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो मैंने बोला था कि केले के आप लोग क्या करते हो, तो मैंने बोला कि केले के कीड़े के ब्रेन के ऊपर मैं काम करती हूँ। तो बड़े हंसते हैं मेरे ऊपर, अभी भी हंसते हैं। तो एक्चुअली दैट इज आई वर्क ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को अलग दूसरा नाम है इंग्लिश में फ्रूट फ्लाई, और हिंदी में तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को क्या नाम है। तो दिखता है बड़े छोटे छोटे चीज़ हैं, वो जो उधर दिख रहा है वो उतने बड़े नहीं हैं, तो वो छोटे वाले हैं, छोटे छोटे। और आप सोचिए ये छोटे छोटे से कीड़े के ब्रेन निकाल के हम लोग काम करते हैं। मैं नहीं करती, मेरे बच्चे वहाँ पे हैं वो लोग करते हैं। पर क्यों मैंने ड्रोसोफिला चूज़ किया? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि देखना कि एजिंग पॉपुलेशन में क्या होता है। अब ड्रोसोफिला का लाइफ साइकिल बहुत छोटा है, 40 डेज, 40 दिन। माउस लूँगी तो 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि बूढ़े होते होते 2 साल लगता है, इंसान तो छोड़ ही दीजिए। तो ड्रोसोफिला को इसीलिए हम लोग ने लैब में चुना कि इतना ग्रो कर सकते, इतने सारे फ्लाइज, इतने सारे ब्रेन्स। पर सबसे बड़ी बात है कि ड्रोसोफिला के जो प्रोटीन है, जो सब सेल्स सब कुछ, वो बहुत 100% मैच करते हैं ह्यूमन से। मतलब जो ड्रोसोफिला में कुछ हो रहा है, उसका चांसेस कि ह्यूमन में भी वो हो रहा है बहुत हाई है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ड्रोसोफिला पे काम करती हूँ। और वो जो वायर्स देख रहे हैं उसमें हम लोग ग्रो करते हैं, एक इंक्यूबेटर टाइप चीज़ है, उसमें एक टेम्परेचर रहता है, जस्ट बताने के लिए कि कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। तो ये फ्लाइज को हम लोग एक दिन, मतलब वो फ्लाइज तो निकलता है ना, वो लार्वा से फिर प्यूपा से निकलता है, उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ये सब देते हैं, और उसके बाद टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट क्या करते हैं? अब एक इसको, इस अपैरेटस को बोलते हैं टी-मेज़। बहुत मज़ेदार एक टेस्ट है, बहुत झमेला में डालते हैं ड्रोसोफिला लोगों को, कुछ बोल नहीं पाते बेचारे लोग। तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग मैं बहुत सारा काम है। मैं एक मेमोरी रिलेटेड स्पेसिफिक एक एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करूँ, ज़्यादा नहीं बोल करूँगी, इतना साइंटिफिक कुछ डेटा वेटा नहीं दिखाना है, सिर्फ बता रही हूँ कि क्या कर रहे हैं। तो अगर मुझे टेस्ट करना है कि सोचो एक पेस्टिसाइड्स लेकर मैं काम करती हूँ, देखो हम लोग का बहुत सारा एनवायरमेंटल स्ट्रेस रहता है, वी डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस वी आर बीइंग पुट थ्रू।
सो वन ऑफ द स्ट्रेसर्स इज द पेस्टिसाइड एक्सपोजर, उसका एक नाम है रोटेनॉन बोल के। तो मैं वो पेस्टिसाइड्स देती हूँ जो फ्लाइज को, हाँ फिर देखती हूँ। तो एक इंटरेस्ट है कि पेस्टिसाइड से हमारा मेमोरी का क्या रोल है, क्योंकि ये जो बढ़ रहा है इंसिडेंस सिर्फ इसीलिए कि हमारा एजेड पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इसलिए कि हमारा एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ रहे हैं। ये आंसर हमारे पास अभी भी नहीं है। वी डोंट नो ऑल्सो द कॉज फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। कॉज पर मिलेगा तभी ना क्योर मिलेगा, वो नहीं है। तो ये एक टेस्ट है। तो ये टीम इसमें क्या करते हैं, वो बीच में एक लिफ्ट जैसा चीज़ है, वो लिफ्ट से हम लोग ऊपर से जाते हैं नीचे ले आते हैं ड्रोसोफिला को फ्लाइज को, बहुत बहुत तकलीफ देते हैं। तो बेसिकली उन लोगों को हम लोग जो करते हैं, दो कंपोनेंट है, हाँ कंडीशनिंग बोलते हैं, मतलब उन लोगों को हम लोग कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं, उसके बाद बोलते हैं छोड़ देते हैं कि अपने मन में जाओ करो। जो एक इसको एक बोलते हैं कि ऑल्फैक्टरी अवर्सिव कंडीशन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्फैक्टरी मतलब जो हम लोग सूंघते हैं, ओडर। ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्शन, ओडर जो हम लोग सूंघ रहे हैं ना, द स्मेल दैट वी गेट। क्या करते हैं हम लोग ड्रोसोफिला को दो तरह के कंडीशनिंग से पार करते हैं। एक है कि एक सुंदर सा स्मेल दिया, जस्ट लाइक दैट, और एक दूसरा, और एक वो भी सुंदर स्मेल, पर उसके साथ थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। जब इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया है, अब वो लोग अब उतना पीटर ने तो ऐसे ही माउस से काम करना बंद कर दिया, और ड्रोसोफिला भी आप लोग ऐसे करोगे तो बहुत मुश्किल है। क्या है, हम ही लोग बना रहे हैं, हम ही लोग मार रहे हैं, कुछ मतलब सोचे ये ह्यूमैनिटी के स्वार्थ में। तो शॉक देते हैं ना, ज़्यादा नहीं शॉक। तो क्या होता है, आप सोचो कि आप उस जगह पे जाना पसंद करोगे जहाँ पे आपका कोई गुड एक्सपीरियंस हुआ है, या उस जगह पे जाना पसंद करोगे जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हुआ। ऑब्वियसली द फर्स्ट चॉइस। सिमिलरली इसका सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। सो फिर हम लोग, तो मतलब है कि अगर ड्रोसोफिला को याददाश्त ठीक है, सो दे विल रिमेंबर कि कौन से ऑर्डर के साथ शॉक था और कौन से ऑर्डर के साथ शॉक नहीं था। तो अगर मैं ये लिफ्ट में आ जाऊँ, पहले उनको दिया वो ऑर्डर, फिर उसके बाद दिया उन ऑर्डर, फिर उन लोगों को लिफ्ट से एकदम नीचे कर दिया, ठीक है, 2 ट्यूब्स है, हाँ वो अलग एक कुछ और का डिज़ाइन है, पर 2 ट्यूब्स है, देखो एक ट्रांसपेरेंट ओपेक ट्यूब। ट्रांसपेरेंट ओपेक इज नॉट इम्पॉर्टेंट। 2 ट्यूब्स है, 2 में 2 तरह के ऑर्डर हैं। एक में उन लोगों को शॉक मिला था, एक में नहीं मिला था। अब अगर उनकी मेमोरी ठीक है तो दे विल गो फॉर ऑर्डर 1 जहाँ पे शॉक उनको नहीं मिला था, है ना, क्योंकि उनको याद है अरे बाप रे यहाँ पे तो शॉक आता है, तुम्हें नहीं जाएंगे। पर जो भूल जा रहे हैं वो क्या करेंगे, उनको तो पता ही नहीं है, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, बिकॉज दे डोंट नो, उनको तो याद ही नहीं कि दो ऑर्डर है। तो बिकॉज ऑर्डर क्यों लेते हैं, क्योंकि दिस फ्रूट फ्लाइज banana has a very strong odor, right? So they will actually go and sit on the bananas. That's why the odor is associated with Drosophila. So they will just randomly go to either of the good smell because their memory is lost. So मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इन लोगों को किसी तरह का भी स्ट्रेस देके मैं ये मेमोरी फॉर्मेशन टेस्ट कर सकती हूँ। तो ऐसे कुछ काम हम लोग करते हैं लैब में छोटा मोटा, उसके बाद फिर ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, उसके बाद पेपर पब्लिश करते हैं, बाकी लोगों को बताते हैं कि हाँ हमने ये किया है वो किया है, पोस्ट करते हैं, फिर देखा जाएगा। उसके बाद अगर कभी कभी लगता है कि हाँ ये काम का कुछ इम्पैक्ट है, कभी कभी लगता है जस्ट ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए ये काम करना पड़ रहा है, ऐसे चलता है। बट दिस इज व्हाट वी डू समटाइम्स। नो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन द लैब, एंड पीपल विद बेटर सेटिंग्स, better, I don't think so. So better settings is the bad word. Better ideas will do something else, you know. So this is what basically scientists do. तो और एक चीज़ हम लोग करते हैं, जो हम लोग सेल्स लेते हैं। ये सेल्स ना मिलता है, हम लोग खरीद सकते हैं। ये सेल्स को हम लोग लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं। जो देखो उधर जो सेल्स दिख रहे हैं, उनका क्या दिख रहा है, कनेक्शंस दिख रहा है। वो थ्रेड जो निकल रहा है वहाँ पे, वो है कनेक्शंस। वही पेस्टिसाइड मैंने इन सेल्स को दिया, अब देखो क्या दिख रहा है, वो थ्रेड्स चले जा रहे हैं, मतलब वो connections are being lost. We talked about broken connections. So this is also a good way to understand. हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को लेंगे, उसके बाद इसका प्रोटीन देखेंगे, डीएनए देखेंगे, आरएनए देखेंगे, कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा ऐसे। So these are the things. So माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा, ऐसे खाली आंख आप देख नहीं पाओगे। So anybody if you are interested, let me know. We can always give you a demo, whenever we can. Yeah. So this is basically sure anytime. So this is basically what we do in the lab and try to find out answers. So तो मैंने बोला कि प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला हम लोग क्या करते हैं, पर सोल्यूशन कहाँ है हमारे पास। So this is exactly what I was talking about, that bridging the gap between science and society. अगर मैं आप लोगों को नहीं बताती, आज आप लोगों को शायद मालूम ही नहीं होता कि कैसे मेमोरी टेस्ट करते हैं, कुछ को शायद मालूम हो जाए पर पता नहीं होता, राइट। तो अगर मैं आऊँगी तभी ना पता होगा। सिमिलरली अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हो और आप लोगों को कुछ सोसाइटी का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप लोग अगर मुझे आके नहीं बताओगे, मुझे नहीं पता, तो इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ द ब्रिजिंग द गैप। सो हाउ कैन वी हेल्प, कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। आप लोग देखते हो ना, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस रन, दिस अवेयरनेस रन, HIV रन,
अल्जाइमर्स कहाँ, इंडिया में तो कहाँ है, आप लोगों ने कभी सुना है? इट्स नॉट कूल इनफ। सो दिस इज थिंग, एज मच एज सेंसिटिव सोसाइटी वी आर ऑल्सो वेरी अनकूल अबाउट दीज थिंग्स, meaning that Alzheimer's is not cool enough. क्योंकि why should we care about our elderly? That is the basic concept, that is the basic mindset of our society. Since we do not care about them, we are so oblivious. इतना हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि क्या करें, इसलिए कोई रन भी नहीं है। तो अब अल्जाइमर्स अगर मुझे हुआ तो मैं तो जाके खुद स्प्रेड नहीं कर सकती अवेयरनेस, और जो केयर गिवर्स हैं वो लोग इतने थके हुए होते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू एडवोकेट फॉर द पेशेंट्स। तो हम ही लोग कर सकते हैं, हम ही लोग ये वॉइस रेज कर सकते हैं एंड एक्चुअली टेल दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं होगा, यू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ योर ग्रैंड मदर, थिंक हाउ मच यू लव योर ग्रैंड मदर, एंड इफ यू सी योर ग्रैंड मदर sulking, you would not want to see your grandmother sulking, you would rather want to see her smiling, right? So that is the most important thing that we can do, either as scientists or as just humanitarian grounds, or just as a human we can go and spread the message, because the more we spread the awareness, एक तो दो तीन component है कि awareness क्यों spread करें, क्या फ़ायदा, मैं क्या कोई चेंज ला पाऊंगी? चेंज आप उनमें ला पाएंगे अगर सोचो कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को अल्जाइमर्स हुआ है, आई एम सो लॉस्ट अलोन इन दिस वर्ल्ड, because I don't know, I can't share it with anybody. But if there is an awareness campaign, if there are people talking about it, I can go and join, I can get some help. Second, अगर government देखे कि हाँ इतने लोग aware हो, इतने लोग जानते हैं इसके बारे में, let's do something, let's give more funding. जैसे let's कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टुक टाक इधर उधर लोग सोच रहे हैं। एक है कि फिश ऑयल, ये भी हो सकता है कि बंगाल के रीजन के जो है वो लोग इतने फिश खाते हैं, शायद उनके अल्जाइमर्स के इंसिडेंट्स कम है। डाइटरी फैक्टर्स, पीपल आर टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल कि एक्सरसाइज करो, ये सब स्पेकुलेशन है, सच्ची, दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस, बट पीपल आर ट्राइंग टू फिगर, अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम लोग इस उम्र में भी, जैसे आप लोग हैं एकदम बच्चे, अब हम लोग हैं मिडिल एज, उसके बाद फिर बूढ़े होंगे, अब इस उम्र में भी हम लोग नहीं सोचते कि अरे बाप रे 30-40 साल बाद क्या होगा, हु केयर्स। पर अगर अभी से ही एक्चुअली जो हम लोग भी लैब में काम कर रहे हैं ना, हम लोग वही देख रहे हैं कि यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस अर्ली ऑन, लाइक एक्सरसाइज, बैड डाइट, ऑल दिस हाई कैलोरी फूड, कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस। आप लोग देखोगे कि दुबले लोग बहुत दिन जिंदा रहते हैं। अरे सीरियसली, अगर आप जिंदा नहीं रहना चाहते हो ज़्यादा दिन तो खाओ, मैं भी खाती हूँ, पर ये बात सही है। तो इसका एक साइंटिफिक टर्म भी है, इनको बोलते हैं कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। सो यू रेस्ट्रिक्ट योर कैलोरीज। वो तो अलग बात है, उन लोगों का तो कुछ और ही प्रॉब्लम की जो ज़्यादा खाते फिर भी कुछ नहीं होता है। हाँ, पर द प्रॉब्लम इज, सो दैट इज सो जो नहीं, ये सीरियस रिसर्च है। जैसे बाहर के लोग 100 ईयर्स तक इजीली जीते हैं, हम लोग अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे, पर 100 ईयर्स मतलब 22 क्या बोलते हैं सेंटेनेरियंस। इन सेंटेनेरियंस को स्टडी करके देखा है कि एक्चुअली लोग खाते ही नहीं थे, मतलब बहुत बुरी जिंदगी इन्होंने बिताई है। पर अगर स्वस्थ होके जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन चाहता है कि हमें कुछ हो, पार्किंसंस हो, अल्जाइमर्स हो, राइट? सो कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस, फिश खाना, फिश में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और एक है यूज एंड डिसयूज, मतलब बोलते कि हर उम्र में कुछ सीखो, नया कुछ सीखो। जैसे मैं सोच रही थी मैं म्यूजिक क्लास ज्वाइन करूँगी, बस सीरियसली मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जो होता है ना, अगर आप लोग ब्रेन को यूज़ नहीं करोगे ना, इट विल वेयर ऑफ एंड यू विल फील इट। अभी आप लोग नहीं समझोगे, थोड़ा सा उम्र होने के बाद यू विल फील इट कि अगर यूज़ नहीं कर रहे हो ना, यू कैन नॉट थिंक। आई डोंट नो, आई फील दैट वे, सो मे बी आई एम रियली गोइंग ओल्ड। हाँ, बट दैट इज यूज एंड डिसयूज थियोरी। आप लोगों ने तो आज बहुत यूज़ कर लिया अपने दिमाग को, बहुत मैंने बोल दिया, पर अभी आप लोग की बारी है कि मुझे विश करें कि हम लोग जितने आगे जा रहे हैं अल्जाइमर्स के चांसेस। सो द क्वेश्चन इज दैट इफ यू हैव अ ब्रेन यू कैन हैव अल्जाइमर्स, देयर इज नो क्योर फॉर इट, सो यू कैन एडवोकेट फॉर इट, you can actually spread the message, you can be very very like patient if someone around you has Alzheimer's, and that's basically the message that I wanted to give today. So that is all about it. So now you can ask me anything. हाँ बोलिए। मेरे 2-4 सवाल आपके सारे सवाल का जवाब नहीं हो सकते, पर नहीं है, जवाब है आपके। अच्छा बताइए। ये तो आपने
इसका फैटी एसिड बताया था। हाँ। इसका कोई सब्स्टिट्यूट है कि नहीं? फ्रूट्स या नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड मुझे जो लगता है कि वो शायद फिश में ही है, पर उसका तो कैप्सूल वैप्सूल भी निकल गया ना अभी। अगर मैम जैसा कि हम लोग ओ अच्छा, नहीं तो कैप्सूल्स खा लीजिए। हाँ बताइए। मैम मेरी बात जैसा कि ओल्ड एज में अल्जाइमर को देख रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या 30-40 ऐसा कोई सच है? नहीं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैं स्लाइड्स बना रही थी तो मुझे ये आया, आई थॉट अबाउट इट, क्योंकि 65 और ओल्डर बोल रहे हैं। अभी जो मैंने बोला कि मैं कुछ एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स लेके काम कर रही हूँ, तो जैसे जैसे दिन जा रहे इतने पोल्यूटेंस, जैसे कलकत्ता में इतनी गाड़ी कहाँ थी, इतने पोल्यूटेंस कहाँ थे। अब हम लोग ये हमारे बच्चे तो ये बहुत बहुत कम उम्र से दे आर बीइंग एक्सपोज्ड। अब मैं आउटस्कर्ट्स में पड़ी बड़ी हूँ, अब मेरे बच्चे यहाँ पे पले बड़े हो रहे हैं, तो अब क्या करें। सो वी डोंट नो कि आज से 40 साल बाद बढ़ेगा या नहीं, बट हो सकता है, एंड देयर इज एवरी चांस कि हो सकता है। अभी नहीं, हम लोग सेफ है शायद। पूछिए, सवाल पूछिए। आपने बताया कि 150 बिलियन तक ये पहुंच सकता है 2050 तक, तो इसे रोकने के लिए क्या बस रेगुलर एक्सरसाइज और फैटी एसिड्स को कंज्यूम करना ही ज़रूरी है, कुछ और उपाय नहीं? उपाय तो कोशिश कर रहे हैं लोग, प्रॉब्लम है कि लोग गलत तरह से रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। ये मेरा कहना है भाई, मैं इतनी बड़ी साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर मैंने जो देखे लोग, वो जो मैंने बोला ना फाइब्रिलर टैंगल्स और वो प्लाक्स होते हैं, तो लोग देख रहे हैं कि उसी को चलो करते हैं, हटा देते हैं, पर वो बहुत लेट स्टेज का है। आप लोगों को थोड़ा पीछे जाके आगे क्या हो रहा है एकदम शुरू में, क्यों ये सेल्स मर रहे हैं, ये ढूंढना पड़ेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन। तो ड्रग डिस्कवर, फाइंडिंग द राइट टारगेट एंड गेटिंग दोज ड्रग्स इज द ओनली क्योर। एक्सरसाइज और ये और योगा एंड ऑल, यू नो, हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल रीजंस में के लिए ये सब स्पेकुलेट कर सकते हैं, और साइंटिस्ट अपने फ़ायदे के लिए ये सब बोल सकते हैं, कुछ कंपनीज अपने फ़ायदे के लिए प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अफेक्टेड जनरल पब्लिक है। सो वी डोंट नो, बट मेडिटेशन, योगा डज हेल्प एंड इट सीम्स टू हेल्प। लाइक आप लोग अपनी सोचो, आई फील गुड, अगर मैं अपना लेजीनेस छोड़ कर एक दिन वॉक पे जाऊँ, आई फील दैट वेरी गुड दैट डे वर्सेस द डे आई एम जस्ट सिटिंग ऑन माई काउच एंड जस्ट सिटिंग ऑन माई लैपटॉप। जस्ट इमेजिन, अपने आप ही ये आंसर। इससे क्या एक्चुअली जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ अ डिजीज कैन बी क्योर, डोंट नो रियली, बट मे बी वी डोंट नो, अभी कुछ नहीं पता। सी दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। ये डिजीज़ जो मैंने बोला 1901 के फर्स्ट केस है, मतलब जो जाना गया, उससे पहले भी था, और इतने 150 साल बाद भी कोई क्योर नहीं है, हम लोग अभी भी किसी को बचा नहीं पाते। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते कि ये शायद वो। इसका जो असली रीज़न, मतलब ये प्लेग्स जो फॉर्म हो रहे हैं, इसका असली रीज़न क्या है? अच्छा, ये मैंने स्किप किया क्योंकि इतना वो नहीं किया हुआ था। जो ये प्लाक्स और जो टैंगल्स मैंने बोला, इसके बिहाइंड देयर आर प्रोटीन्स। अगर आप प्रोटीन आप लोगों को पता है ना, सिर्फ प्रोटीन आप लोगों को यहाँ वहाँ से नहीं, प्रोटीन एक्चुअली एक चीज़ है जिसका एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, जो आप लोग देख सकते हो या मतलब सॉल्व कर सकते हो, अलग बात है, वो साइंटिफिक कुछ अलग ही लेवल है जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती। वहाँ पे एक मैडम, उनको समझ में आती अच्छे से। एनीवे, तो प्रोटीन को अगर आप पीस ऑफ पेपर पकड़ो और फिर आप ओरिगामी करो, ओरिगामी क्या करते हैं, आप इसको फोल्ड करते हो, उसको फोल्ड करते हैं, तो ये और एक फोल्ड करके आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लाते हो, तो ये प्रोटीन का भी ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर आता है, ऐसे फोल्ड करके। तो ये जो प्लाक्स होता है ना, क्या होता है कि प्रोटीन का फोल्डिंग गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ओरिगामी में जो स्टिकी एंड्स होते हैं, जिससे आप लोग एक्चुअली जो स्ट्रक्चर को खड़ा करते हो, वो स्टिकी एंड्स बाहर आ जाते हैं। फिर इसका स्टिकी एंड दूसरे एक आप पेपर में ओरिगामी कर रहे हो, उसके स्टिकी एंड के साथ मिल जाते हैं, तो आप लोगों का एक ब्लॉक जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। सो बेसिकली ये जो प्लाक्स है, दे कंप्राइज ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स का नाम भी पता है, बेटा एमोलेट बोल के प्रोटीन। पर देखा जा रहा है तो पीपल क्या करें, अरे प्लाक दिखा मतलब इसी को हम लोग हटाएंगे और काम होगा, पर नहीं हो रहा है। और ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों को कि नहीं होगा, कुछ और है इसके पीछे जो समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। सो इट्स लाइक अ साइंटिफिक मिस्ट्री दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट एक्चुअली, कि कितने सारे सवाल हैं जिनका अभी भी कोई जवाब नहीं है। एब्सोल्युटली। चीज़ों को भूलना या याद रखना, हाँ, इसका क्या मानवीय रुचि से कोई सरोकार है? जैसा कि आपने बताया कि इसका
तय उम्र के साथ, जैसे कि मतलब 65 या 70 के बाद, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि इंसान थोड़ा बहुत मतलब भूलना शुरुआत करता है। तो अगर मैम इसका रुचि से कोई सरोकार है या नहीं, मैंने ये जाना था, क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे संगीतकार हैं जो क्लासिकल शास्त्रीय कठिन गीतों को भी याद रख पा रहा है। तो इसका रुचि से किस सरोकार है? तो वही यूज एंड डिसयूज थियोरी जो याद रख रहे हैं। संगीत ऐसा चीज़ है कि आप पूरी उम्र आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हमारी नौकरी है कि 60 साल में रिटायर कर देंगे, अभी 62 साल में, तो हम लोग सोचना बंद कर देते उसके बाद। पर जो संगीतकार हैं, जो गाना गाते हैं, वो तो हमेशा सोच रहे हैं, वो उसी में है। तो हो सकता है, मतलब क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो अपना ब्रेन को यूज़ कर रही हूँ याद रखने के लिए, गाना गाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो शायद, अब पता नहीं इसका आंसर तो जैसे बोला, पर बोल तो रहे हैं हर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को क्योर करने के लिए म्यूज़िक हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। और आप ये खुद भी जानते हैं, अगर आपका मन खराब है, आप अगर खुश हो, सब चीज़ में म्यूज़िक प्लेज अ बिग रोल। यू नो, सब पीपल को पसंद नहीं, कि मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों को म्यूज़िक पसंद है, हम लोग सिर्फ टाइम नहीं निकाल पाते। पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शायद रुचि के साथ, पूरा नहीं शायद, बट वी डोंट नो, पर इंटेलेक्चुअल पीपल मे हैव अ बेटर कॉग्निटिव एबिलिटी। और कॉग्निशन के साथ अगर मेमोरी लिंक्ड है, क्योंकि मेमोरीज ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरीज। एक एग्जांपल देती हूँ, आपको पता है कि बिल्ली मतलब बिल्ली, आप अगर एक वैसे बिल्ली टाइप चीज़ देखोगे, आपको पता है कि बिल्ली, आपको किसी ने बताया होगा बचपन में पढ़े, किसी एटी कैट, ऐसे कैट दिखता है तो कैट, वो एक मेमोरी है। और अगर आप अपने बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलते हो, वो एक मेमोरी है, आपको वो भी याद है, ये भी याद है। पर ये जो मेमोरी है, ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी है। ये मेमोरी यहाँ पे है, ये मेमोरी यहाँ पे है। और जब अल्जाइमर्स होती है, धीरे धीरे सब मेमोरीज जाते हैं। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूरॉन्स आर अफेक्टेड। ये जो मैंने न्यूरॉन्स बोला, सब न्यूरॉन्स के अलग अलग कैटेगरीज मैं बोल रही हूँ, मतलब अगर मैं कॉम्प्लिकेट करना चाहूँ बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकती हूँ, पर मैं बोल रही हूँ कि मेमोरी का भी इतना मज़ेदार एक चीज़ है। तो जब गाना गाते हो, आपका कौन सा मेमोरी और कौन सा न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहा है, उतना अच्छे से नहीं पता। और अगर ये हेल्प भी कर सकता है, या रुचि अगर आपको हेल्प कर सकता है, मैंने जितना समझा आपका शुद्ध हिंदी, शायद यही आप पूछ रहे हैं ना, शायद यही पूछ रहे हैं ना। एक चीज़ तो पता चला कि ये डिपेंड करता है उसके यूज, किस हद तक आप उसे यूज। हाँ, बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं लोग, अभी भी ये स्पेकुलेशन में ही है, पर बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे मन में एक वर्ड आ रहा है, बाप रे बाप। इतनी अच्छी हिंदी, इतना गहरा ज्ञान और इतनी सहज अभिव्यक्ति। इतना ज़्यादा मत बोलिए। मैं जब जेएनयू में ब्रह्मपुत्रा, मैडम प्लीज, जब मैं ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में था, तो मेरे हॉस्टल के बगल वाले कमरे में 2-3 साइंटिस्ट थे, पीएचडी स्टूडेंट। तो वो हमारे कमरे में जो बच्चे हम लोग आते थे दोस्त, तो हमेशा आइडियोलॉजी की बात करते थे, और ख़ास करके मैं स्त्री विमर्श वगैरह ज़्यादा करता था, फेमिनिज्म। तो हमेशा चिढ़ता रहता था, तुम लिटरेचर वाले कितना बकबक करते हो जी। लेकिन तुम लोगों की बातें मैं सुनता रहता हूँ, बहुत काम की बात तुम लोग करते हो। एक दिन उसके लैब में गया, वो लाइफ साइंस डिपार्टमेंट का था वो, तो देखा कि लैब में 4-5 लोग हैं, और कोई इधर से सीसी का सामान इसमें डाल रहा, कोई इसमें डाल रहा। मैं जिससे मिलने गया था, वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और कुट इधर क्या कर रहा है। मैं सोचा कि चलो वो जो महिला हैं, वो उनको भी मैं देखा हूँ, मेरे दोस्त के साथ आती जाती हैं, जरा उनकी तरफ जाऊँ, उनसे बातचीत करूँ। तो वो देख रहा हूँ कि कुछ वो लाल पीले कागज है, उसमें वो रंगों का उतार चढ़ाव देख रहे हैं। मुझे लगा कि अगर मैं 10 मिनट यहाँ रह जाऊँ तो पागल हो जाऊँगा। कोई किसी से बोल नहीं रहा है, अच्छा सुंदर सा लैब है, और सब अपने काम में लगे हुए हैं। जब जिससे दिवेंदु नाम था मेरे दोस्त का, मैंने उसको इशारा किया तो बोला चुपचाप बैठ। 10-15 मिनट हम बैठे, उसके बाद हम बोले कि अब तुझसे शाम को हॉस्टल में बात होगी, मैं जा रहा हूँ। पियाली जी अमेरिका में रही हैं,
लंबे समय तक रही हैं। 3 पोस्ट डॉक्टरल डिग्री इनके पास है, 2 पोस्ट डॉक्टरल और 1 स्टाफ के तौर पर, फैकल्टी के तौर पर रिसर्च किया है। और नॉलेज एंड सोसाइटी के बीच, साइंस एंड सोसाइटी के बीच जो गैप है, उस गैप को पूरा करने की जितनी संभव कोशिश हो सकती है पियाली जी कर रही हैं, और उसी का एक रूप ये है। हम सब फिर से इनके लिए ताली बजाना चाहते हैं। समाज का जो उपेक्षित तबका है, हमारे ही आसपास नज़रों के सामने बहुत हमारे ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे जो थोड़े से प्यार और मोहब्बत की अपेक्षा हमसे रखते हैं अपनी समस्याओं पर। हमारे मन में उनके लिए थोड़ी सी भी जगह बन जाए तो पियाली जी का आज का ये जो लेक्चर है वो सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, हमारे बीच जो सबसे ज़्यादा बड़ा दिमाग रखते हैं वो हैं अनिंद जी। मैं इनको बुलाता हूँ। हमारे विभागाध्यक्ष महोदया आज नहीं आ पाई, तनुजा जी एकाएक घर में किसी की तबीयत खराब हो गई। दिमाग उनके पास भी बहुत बड़ा है, तो मैं अच्छा हुआ कि आज वेद जी भी नहीं है, नहीं तो मुझे तय करने में दिक्कत होती कि दोनों में से बड़ा दिमाग किसका होना। अनिल जी धन्यवाद भी देंगे और अपनी बात भी रखेंगे। मानना पड़ेगा कि ड्रोसोफिला में यानी केले के कीड़े में इतने दम है। अगर ये नहीं आती तो पता नहीं चलता कि हम कीड़े मकोड़े ऐसे ही इसकी अवहेलना करते हैं, उपेक्षा करते हैं, दूध के ऊपर अगर गिरे तो यूँ टसका मारकर फेंक देते हैं। लेकिन इस दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे के काम में आती है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हिंदी तो बुरी नहीं थी, ये मानना पड़ेगा। कुछ लोग थोड़े दिन विदेश में रहने के बाद जब वापस आते हैं, ये हाल मैंने देखा कि देखकर ऐसा लगेगा कि अंग्रेजी के अलावा कुछ समझते नहीं हैं। खैर ये मुझे लगता है कि बना बनाया अल्जाइमर से लेकिन इनकी हिंदी बहुत ही शुद्ध है, अच्छी हिंदी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कॉग्निशन के बारे में इन्होंने जो कहा और एक रुचि इनकी है भी म्यूज़िक के प्रति जो इन्होंने कहा, सचमुच म्यूज़िक में खास करके मैं तो कहूँगा वही रविंद्र संगीत के बारे में कि उसमें मुझे तो लगता है कि सारी अनुभूतियाँ भरी हुई हैं। सुख में हो, दुख में हो, पीड़ा में हो, किसी भी स्थिति में, बहुत प्रोत्साहन भरी स्थिति में भी हम अगर सुने तो इट एक्ट्स लाइक अ हीलर। वो हमें बहुत सुकून या चैन या शांति देता है। कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं खास करके जानना चाहूँगा, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी हम हैं। तो बांग्ला में जिसे कहा जाता है गोविंदा गल्प और जासूसी कहानियाँ या फिक्शंस, जो डिटेक्टिव फिक्शंस हैं, उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो जासूस हैं वो तहकीकात करते समय कोई सिगरेट के आदी हैं, यानी सिगरेट पीते हैं तो दिमाग खुलता है। 2-3 बंगाल के राइटर को मैं खुद जानता था जो एक तो गुजर गए हैं, जो बिना ड्रिंक लिए वो लिख नहीं सकते थे। तो ये क्या इस प्रकार की जो पर्सनालिटी है,
क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है? मुझे तो लगता नहीं है कोई रीज़न है, ये एक गलतफहमी है, लेकिन यू कैन एक्सप्लेन मी बेटर। नो, नर्व्स लूज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग लेते होता है हैं। कि हम लोग बहुत अवेयर हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसे बिहेव करना है, मुझे ऐसे बोलना है, जैसे नॉर्मली आप ऐसे बोल रहे हैं, पर इसमें मेरी क्रिएटिविटी शायद फ्लेयर अप नहीं हो रहा है। नहीं, ये हकीकत है इसकी। शायद आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। पर होता है किसी किसी का, और हर चीज़ अपनी अपनी पर्सनैलिटीज है, कैसे कौन क्रिएटिव होता नहीं, है। क्या ये कैटलिस्ट की तरह ट्रिगर करता है क्या? नहीं, जो आप बोल रहे हैं इसका एक टोटल साइंटिफिक बेसिस है, जिसको बोलते हैं कि न्यूरोबायोलॉजी ऑफ एडिक्शन। तो इसीलिए जो आज सोचिए, अगर कोई आज नहीं ड्रिंक कर रहा है एंड देन दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, सो दे गेट एडिक्टेड एंड देन दे रीच अप, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स। सो डोपामिन है कि प्लेजर सेंसेशन देता है, तो जो सिनेप्सेस दिखाया ना दो न्यूरॉन्स के बीच, वहाँ पे डोपामिन लेवल्स बहुत हाई हो जाता है, तो वो सेंस ऑफ प्लेजर देता है। So what people do is they try to get to that state. That is वो heroin, cocaine ये सब Anything, होता है। marijuana। तो alcohol का भी यही है। So maybe they get that sense of pleasure, which helps them lose their creativity. So that there is a beautiful. I actually take a class of neurobiology of addiction and talk about all these drugs and all that stuff. But very scientific basis है इसका। She has explained already about brain and its activities. ब्रेन यहाँ पर एरिक एरिक्सन करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका कहना था पर्सनालिटी लोकेटेड इन ब्रेन। तो मुझे वहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा, एंड व्हाट शी एक्सप्लेन्स उसमें भी दिखा। बहुत ही रोचक और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते थे, मैं खुद नहीं जानता था, और बहुत मज़ेदार आज का ये व्याख्यान था। इसके लिए तहे दिल से मैं उनका फिर से एक बार हार्दिक नमन। मुझे भी एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहिए आप लोगों को, इतने अच्छे से आप लोगों ने सुना। मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हम फिर से सुनने के लिए तैयार हैं। पर मैं भी फिर से आने के लिए तैयार हूँ एक्चुअली, अगर आप अगले बुधवार को हम फिर एक नए वक्ता के साथ होंगे। अभी वक्ता तय नहीं है, लेकिन बुधवार को फिर से।